Everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved one. Let's get started with today's session, which is going to be about competency focused practice questions. Now, let me quickly start this session by explaining what do we exactly mean by competency based questions and what to expect, because this is a section which has been very recently added by CBSE, and we actually don't have a lot of clarity around what to expect when it comes to competency based questions. हम नॉर्मली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसा प्रिज्यूम करके चलते हैं कि सिर्फ जो केस बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो वो वाला सेक्शन है वो इस चीज से अलाइंड है, बट दैट्स एक्चुअली नॉट एंटायरली ट्रू. लेट मी क्विकली एक्सप्लेन टू यू व्हाट डू यू मीन व्हेन यू रेफर टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. Competency बच्चे basically are questions which are meant with the idea and is given in the examination to assess your understanding of all the information and the knowledge that you have gained from your concepts that you have learned in the subject that has been prescribed in the syllabus. यानी कि ये basically बीएससी जब हमसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू हमारे कॉम्पिटेंसी को असेस करने की कोशिश कर रहा है, विच इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आवर नॉलेज. जैसे कि मैंने जो पढ़ा है, क्या मैं उस नॉलेज पीस को कहीं पे अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं, कितना वेल मैंने उसे अंडरस्टैंड किया है और कितना वेल उसे असेस किया जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है एज अ स्टूडेंट बाय मी दैट आई हैव लर्नड. तो जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स केस स्टडीज आती हैं, लेकिन अगेन केस स्टडीज में अगर आपके 4 सवाल आ रहे हैं तो वो चारों कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो ये जरूरी नहीं है. इसके अलावा असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन, गैप फिलिंग या फिर कई सारे 1 मार्क का क्वेश्चन हम देखते हैं जहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया होता है और उस डेटा से हमें सर्टेन एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है और फिर क्वेश्चन आंसर करने होते हैं. तो कई बार आप अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पाओगे जो कि डायरेक्टली आपके कॉन्सेप्ट से नहीं पूछे गए हैं, which means it may be related to, it would be related to the concept that you have learned, but it's not directly being asked from there कि इसको explain करो या इसको justify करो. No, it's not like that. You have to think over the answer, then form your answers and then answer those questions. These are competency based questions. तो आज के सेशन में हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पर्टिकुलरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे. इसके बाद एक और सेशन आपको मिलेगा जहाँ पे मैंने ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं. वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट दोज क्वेश्चंस आर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दोज सब्जेक्ट्स फ्रॉम वेरियस चैप्टर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन एंड विल लुक एट वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस which will help us understand that whatever concepts that we have learned, are we able to apply those concepts when asked and required or not. And that is the idea across all the subjects by CBSE when they're asking you competency focused practice questions and questions that are given to us, जिसमें केस स्टडीज के अलावा भी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, गैप फिलिंग, ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी आल्सो क्विकली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. हाय बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंस एट एम्बाइब. आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years in the field of education, wherein I have done my personal studies in the field of humanities and hence I specialize in social science and English. So let's get started with history questions. सबसे पहला सवाल ये है हमारा, what impact did the storming of Bastille by the French have on Europe? अब मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी जहां पे आप देख पाओगे कि कैसे हमारे नॉलेज को असेस किया जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दीज क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम आवर चैप्टर एंड सिलेबस बट विल नॉट हैव डायरेक्ट आंसर्स. जैसे बैस्टाइल की वजह से हमें पता है कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग की मार्क थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे नॉलेज को असेस किया जा रहा है, हमें टेस्ट किया जा रहा है इस चीज पे कि क्या हमने सिर्फ इस फैक्ट्स को पढ़ लिया है या हमें समझ आया है कि इसका असर जो बाकी लोगों के ऊपर था, जिंदगी में था, वो हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, उसे हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम इन चीजों को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं. दैट्स व्हाट विल बी डन ओवर हियर. सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कुड बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स में भी कई बार हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं which we will be practicing for both history and political science towards the end of this session. I mean going forward in the session. तो इसके ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस में लेट मी क्विकली हाइड माई सेल्फ. ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पे गिवन है
that people across Europe got inspired to fight against the rule of monarch. Second option says made monarchs from different parts of Europe abdicate from the throne. Third option says inspired nations across Europe to colonize other countries of the world. And the final option says people in Europe started to fear the French revolutionaries. Now let's quickly understand over here and let me clarify. आप जैसे देख सकते हो कि बैस्टाइल बाय द फ्रेंच, व्हाट दैट बैस्टाइल फोर्ट्रेस को जो स्टॉर्म करने का आइडिया था, उसका इफेक्ट क्या हुआ था. तो हमें ये समझ आ रहा है that it definitely marked the beginning of the French Revolution. But apart from that, if you look at the options, हम नीचे से शुरू करते हैं because actually the very first answer is the correct option for this question. So people in Europe started to fear the French Revolution or the revolutionaries actually. So we know that French Revolution gave confidence to the people, and people of Europe were so much so looking only forward to these people. ठीक है, ये जो सारे revolutionaries थे उनकी तरफ एक इंस्पिरेशन की तरह देखने लग गए थे यूरोप के लोग, ना कि उनसे डर रहे थे. तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसल आउट हो जाता है. ठीक है, देन आफ्टर दिस बीइंग कैंसल्ड आउट वी हैव इंस्पायर्ड नेशंस अक्रॉस यूरोप टू कोलोनाइज अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. भैया रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, राइट्स, नो सेंसरशिप, फ्रीडम, इन सब चीजों की बात हो रही थी. तो कोलोनाइज करना तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. बाकी मोनार्क्स को एब्डिकेट करने के लिए मजबूर किया गया यूरोप में नहीं, लोग इंस्पायर हुए थे, लेकिन बाकी राजाओं ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद छोड़ नहीं दिया था. ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, कई सारे जगह अभी हम देख रहे थे कि मोनार्की कंटिन्यू ही करती है, एब्सोल्यूटिज्म कंटिन्यू ही करता है, इंक्लूडिंग रशिया एज वेल, राइट. सो पीपल अक्रॉस यूरोप बेसिकली गॉट एन अंडरस्टैंडिंग दैट ओ we have a lot of power and revolution gives us more power to ask for freedom. हमें और ज़्यादा जो है ऑप्शन मिल जाता है फ्रीडम के लिए आस्क करने का, और हमारे पास एज सिटीजन्स बहुत ज़्यादा पावर है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सेट किया था. इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन का. असर्शन एंड रीजन बच्चे नॉर्मली कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही होती हैं, उसके बेसिस पे ही हमें अंडरस्टैंड करना होता है. Napoleon's French army brought democracy and accountability in governance across Europe by 1804. Reason says Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. Now, you should be aware of the facts over here to be able to answer this question. At the same time, you should also be able to very clearly apply those facts and that knowledge pieces in such kind of questions to understand that whether you are 100% ready with the concept, have processed it well or not. और यहाँ पे यही असेस किया जा रहा है. असर्शन रीजन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सबसे प्राइमरी स्टेप होने वाला है कि दोनों स्टेटमेंट्स को जो है आप क्लैरिफाई करके चेक कर लो कि वो ओरिजिनली ट्रू है या नहीं है. अगर उनमें से एक भी फॉल्स मिल जाता है तो हमारा आंसर राइट देन एंड देयर हमारे पास रेडी होता है. अगर आपको एक भी फॉल्स मिलता है तो दोनों ट्रू मिलेंगे तब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, which is going to be verifying these statements whether reason is explaining the assertion or not. देखो assertion reason क्या होता है, assertion और reason दोनों ही एक statement होते हैं जो हमें given होते हैं, और हमें इन statements को check करना होता है, facts होते हैं जो given होते हैं, हमें ये check करना होता है कि reason का काम क्या है, assertion वाले statement के पीछे की वजह और explanation हमें बताना, उसके पीछे का cause बताना. तो जब दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तभी तो रीजन कॉज को एक्सप्लेन कर पाएगा. यहाँ अगर आप स्टेटमेंट देखो तो रीजन हमें कह रहा है कि नेपोलियन ने सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. द होल आइडिया ऑफ नेपोलियनिक कोड वाज टू सिंप्लीफाई इट. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ये नेपोलियनिक कोड ने अबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम, रूल ऑफ लॉ ला दिया था, इक्वालिटी ला दिया था, बर्थ प्रिविलेजेस हटा दिए थे, पेजेंट्स को फ्री कर दिया था, सर्फडम हटा दिए थे, मेमोरियल ड्यूज हटा दिए थे. ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इफ वी मूव ऑन to the assertion, we see that it says Napoleon's French army brought democracy and accountability in governance. One thing that we are very clear about is, जो हमने बहुत ध्यान से पढ़ा भी है, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों ने इतनी मेहनत से एक रिपब्लिक स्टेटस लाया था. डेमोक्रेटिक वो अभी भी नहीं बने थे बट रिपब्लिक हो गए थे विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. चाहे वो अब उसके बाद कन्वेंशनल गवर्नमेंट आए, चाहे उसके बाद डायरेक्टरी आए,
जो आपकी डेमोक्रेसी का एक एसेंस था वो पूरा देखने को भले नहीं मिल रहा था, लेकिन रिपब्लिक यानी कि लोगों के द्वारा वोट किए गए इंसान को हेड ऑफ द स्टेट बनाया जा रहा था, पावर्स दिए जा रहे थे, डिसीजन मेकिंग का हक दिया जा रहा था। नेपोलियन आकर के इस चीज को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डेमोक्रेसी से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं होता है। काइंड ऑफ एस्टैब्लिशेस एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वंस अगेन, व्हिच मींस वेरी फार अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी। सो माय नॉलेज का एप्लीकेशन ओवर हियर क्लियरली टेल्स मी that he destroyed republic status. There was no democracy, so his army were kind of harbingers of freedom, because वो इक्वालिटी ला रहे हैं, फ्रीडम ला रहे हैं, लिबर्टी ला रहे हैं। डेफिनेटली जो चीज वो नहीं ला रहे हैं वो है डेमोक्रेसी। सो assertion will become false over here and the reason is going to be true. So with that we'll move on to the next question. The next question over here shows us a map. ये मैप हमारे पास किस चीज का दिया हुआ है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे, अब ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्वेश्चन है तो इस पे बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे और बहुत ज्यादा अपने हेड को ब्रेक नहीं करेंगे। आप देख सकते हो कि इंग्लैंड से यहाँ पे जो है शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की 1840s में, बहुत ज्यादा पीक पे था ये, एंड देन 1850s में धीरे धीरे स्प्रेड होता है 1860s में इस ईस्टर्न यूरोप से, और स्लोली स्लोली टुवर्ड्स 1880s आपके वेस्टर्न यूरोप तक चला जाता है। नाउ व्हाई इफ दिस पोर्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस एंड विल नॉट बी असेस्ड, एम आई एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ स्किल बेस्ड लर्निंग क्वेश्चन, राइट। ये आपकी स्किल को असेस कर रहा है, आपको एक ऑब्जर्वेशन के लिए स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मैप दिया हुआ है, उस मैप से आप क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे वो असेस किया जा रहा है। और ये अंडरस्टैंडिंग क्योंकि हमने ये चैप्टर इंटरनल्स के लिए तो पढ़े ही है और नहीं भी पढ़े हैं तो इस मैप को सोलली देख करके हम बना सकते हैं और इस तरीके से हम असेस कर सकते हैं कि क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाएंगे एग्जाम्स में भी या नहीं। पहला अंडरस्टैंडिंग, पहला स्टेटमेंट कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, और हमें फॉल्स वाला स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो लेट मी क्विकली हाइड माय सेल्फ। गलत वाले स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है पहले हमें यहाँ बोला जा रहा है कि इंग्लैंड से शुरू हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी, ये प्रीटी मच सही है। इंग्लैंड वाज द हब, दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, एंड दैट इज व्हाई इंग्लैंड काइंड ऑफ गॉट वेरी पावरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वाज रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जब आपके पास पैसे होते हैं, इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग होती है, तो आपके लिए वैसे ही बहुत सारे रास्ते काफी ओपन हो जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट सेज नेशंस फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप वर इंडस्ट्रियलाइज्ड बाय द लेट 19th सेंचुरी। ईस्टर्न यूरोप में हम ये नहीं कह सकते नेसेसरली कि लेट 19th सेंचुरी, बट मिड ऑफ 19th सेंचुरी से लेकर के टूवर्ड्स दी वेस्ट मूव करने लग गया था। सो हाँ, ईस्टर्न में अर्ली 19th सेंचुरी में तो नहीं था, लेटर में ही ज्यादा आया है। All European nations reaped the benefits of industrialization at the same time. Clearly not. It almost took 50 years, half a century, for all of it to spread throughout the Europe. So it seems likely कि ये false होगा। लास्ट वाला कहता है most factories were set up in Western Europe during the initial phase of industrialization. आपको ये मैप साफ साफ दिखा रहा है। Excuse me guys. आपको ये मैप साफ साफ दिखा रहा है कि वेस्टर्न में तो काफी टुवर्ड्स द एंड आया है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? ईस्टर्न यूरोप से हुई थी। फैक्ट्रीज यहाँ पे सेट नहीं हुई थी, वेस्टर्न यूरोप में धीरे धीरे करके सेट होता है, राइट। सो मोस्ट फैक्ट्रीज में सेट अप इन द वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। सॉरी, ईस्टर्न साइड तो ये मेरी गलती है, ईस्ट और वेस्ट में मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। करेक्ट, वेस्ट से मूव होकर के ईस्ट की तरफ जाता है, दैट इज व्हाई नेशंस इन ईस्टर्न यूरोप वर इंडस्ट्रियलाइज्ड बाय द लेट 19th सेंचुरी इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि 1880s में हो रहा है। वेस्ट में हम देख रहे हैं कि सेटअप पहले हो रहा है और वो धीरे धीरे कर करके ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। सो वेरी क्लियरली सारे नेशंस एक साथ रीप कर रहे थे इस बेनिफिट को, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे लिए सही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ assertion and reason again. Many artists and poets within Europe made paintings and wrote poems to highlight the plight of Greeks under the Ottoman Empire. Many Europeans sympathized with ancient Greek culture and supported the work of Greek nationalists. यहाँ पे हमारा रोमांटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है और उसके बारे में बात की जा रही है। कहा जा रहा है कई सारे आर्टिस्ट जो थे और जो कई सारे पोएट्स थे विद इन यूरोप, दे मेड पेंटिंग्स,
and wrote poems to highlight the plight of Greeks, which is correct. Literature was a great medium for everyone to express how they were feeling, good, bad, or maybe, kind of symbolize their nationalism or promote nationalism or act as use as a weapon of freedom. Many Europeans sympathized with ancient Greek cultures and supported the work of Greek nationalists. ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. अब आपको यहाँ पे हम बिकॉज अगर लगाकर चेक करते हैं या इसके पीछे हमको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगा दैट द रीजन आई मीन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द रीजन इज काइंड ऑफ गिविंग यू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion because Greece was taken as the cradle, it was treated as the cradle of entire Europe. दूर दूर से even the people who were in exile, who were not staying in Greece, were in fact supporting this. Okay, moving on to the next question. Omar wanted to learn more about Ottoman Empire. Which of the following European countries he should visit? अब देखो बच्चे, ऑटोमन एम्पायर में जो है हमारा बाल्कन रीजन जैसे वो आ जाता है, करेक्ट, ठीक है. तो बाल्कन रीजन वाला हिस्सा आ जाता है. उसमें हमने देखा है कि ग्रीस, मैकेडोनिया, ऐसे कई सारे देश थे, ठीक है. स्कैंडिनेवियन और भी कंट्रीज थी, चेकोस्लोवाकिया, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज वर बेसिकली द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. अगर ऑटोमन एम्पायर के बारे में ओमार जानना चाहता है तो ओमार को क्या करना होगा? ओमार को बाल्कन रीजन या ऑटोमन एम्पायर में जो कंट्रीज थे उन कंट्रीज में जाना होगा. हमारे पास ऑप्शन आता है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, स्विट्जरलैंड का. अब देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन कॉम्पिटेंसी हमारे जो है उसको चेक कर रहा है. व्हाई इज दिस वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन? हमें ऑटोमन एम्पायर में कौन कौन से देश थे बता दिया गया. उसके ऊपर से फ्रांस के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में, बल्गेरिया के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में सेपरेटली हमने कहीं कहीं किसी न किसी जगह मेंशन देखा है और पढ़ा है. अब इसको जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं, फ्रांस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, वो एक अलग से मोनार्किकल एब्सोल्यूट कंट्री थी. ऑस्ट्रिया और हंगरी एक अलग देश था. बल्गेरिया बात करते हैं. स्विट्जरलैंड का हमने फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग में भी देखा है और अदरवाइज भी देखा है और समझा है कि बल्गेरिया जो जगह थी वो स्विट्जरलैंड जो जगह थी वो इंडिपेंडेंट थी, अमेरिका के साथ साथ काफी पहले आजाद भी हो गई थी और अपने उस नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के साथ रन कर रही थी. सो नेचुरली इट सीम्स कि वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा जो है वो नहीं रही होगी. तो हमारा यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा? बल्गेरिया हमारे लिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं. अब हम पढ़ेंगे और हमारे सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. Who would Rico be fighting against if he was a volunteer in the Red Army, which was led by Garibaldi in 1867? Again, this is a very nice, beautifully framed question for competency check. हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पता है कि जब यूनिफिकेशन, अभी ये टॉपिक कौन सा यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, समझा है, देखा है. यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हमें पता है कि कई सारे लोग जो है प्रोमिनेंट थे, कैवल प्रोमिनेंट थे. विक्टर इमैनुअल II, who in fact became the king and was the only Italian princely house का ruler of Sardinia Piedmont, was very important. Giuseppe Garibaldi was very important. Giuseppe Mazzini was very important. ना गारिबाल्डी ने टू सिसिलीज वाले जो फाइट हुई थी वहां पे सारे पेजेंट्स को लेकर के एक आर्मी क्रिएट की थी और वहां पे लड़ाई जो है धावा बोला था और फाइट किया था. अब ऐसा है कि इटली अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोगों से जूझ रही थी. कहीं पे आपके बर्बन डायनेस्टी थे स्पेन वाले, कहीं पे पापल स्टेट के लोग थे, कहीं पे ऑस्ट्रिया हंगरी था. ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग डिविजन्स हुई थी. तो लेकिन जब आर्मी गारिबाल्डी के द्वारा लेड की जा रही थी तो उन्होंने किससे लड़ाई की थी, यानी कि किस हिस्से को उन्होंने आजाद कराया था, सदर्न पोर्शन को, नॉर्दर्न पोर्शन को, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल. ये इटली के यूनिफिकेशन के बारे में आपके नॉलेज को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग कि अगर रीको लड़ रहा है गारिबाल्डी के साथ तो वो किस आर्मी के लिए, मतलब टू सिसिलीज के आर्मी के साथ लड़ रहा है, बट किस आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहा होगा. तो पापल स्टेट यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा. पापल ट्रूप्स के अगेंस्ट लड़ रहा होगा क्योंकि गारिबाल्डी ने उनके अगेंस्ट लड़ाई की थी. तो यहाँ पे हमने कहीं पे थोड़ा सा पढ़ा है बट हो सकता है कि इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन हो जाए. सो दैट इज व्हेयर यू हैव टू सी दैट यू आर एबल टू अप्लाई योर नॉलेज वेरी एडिक्वेटली ओवर हियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
राइट, वन की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में वी हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है। सिर्फ राजा के पास सारा पावर नहीं होता है, पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। हमने पढ़ा है कि थोड़ा सा रिपब्लिक स्टेटस होता है, ना कि नो एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की पूरी तरीके से नहीं होती है क्योंकि पावर शेयरिंग होती है और आपका एक पार्लियामेंट होता है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, रूल्स रेगुलेशंस, पावर, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब वेल डिफाइंड होती है। ऑटोनॉमी नहीं होती है भर भर के राजा के लिए, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही कंट्री को चलाना होता है, राजा को और पार्लियामेंट को, दोनों को ही। ऐसे कई सारे और भी फैक्टर्स हैं, आप इसके बारे में से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपने याद रखना है कि आपको कोई की फीचर बताना है। तो आपने जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही पढ़ा है, आपने देखा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। तो हमने देखा है कि पार्लियामेंट का सिलेक्शन होता है जो लोग करते हैं। हमने देखा है कि पार्लियामेंट बहुत ज्यादा पावर होल्ड भी करती है और अकाउंटेबल बनाकर रखती है राजा को। हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो मोनार्की के पावर्स को साथ ही साथ पार्लियामेंट के पावर्स को डिफाइन करता है, सबके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड होती हैं और पावर शेयर्ड होता है। अब आप ऐसे में से कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हो, वो सारे ही करेक्ट होंगे। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, द मोनार्क एक्सरसाइजेस अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू अ रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, which means the power of the monarch is clearly defined and the monarch has to run accordingly. There will be no absolute, rights that the monarch will be having. That is another very important pointer when it comes to constitutional monarchy. तो अब आप इस पॉइंट को लिख सकते हो या आप और भी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको भी मेंशन कर सकते हो, उनके बारे में भी लिख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Oliver Kahn ran a business that spread across Germany, the Dutch Republic, and Italy when the Napoleonic Code of 1804 was implemented. ठीक है, ऑलिवर एक इंसान है जो एक बिजनेसमैन है और ये बिजनेसमैन जो है वो जर्मनी में, डच रिपब्लिक में, इटली में, इन सारे जगहों पे उस वक्त बिजनेस कर रहा था जब नेपोलियन ने अपना सिविल कोड ऑफ 1804 लगाया। अब सवाल हमें पूछ रहा है ऑफ 5 की चेंजेस दैट मिस्टर कान एक्सपीरियंस ड्यू टू नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। अब बच्चे देखो कि ऐसा है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको जो है वो 5 की फीचर्स डिस्क्राइब करने बोले जा रहे हैं या 5 की चेंजेस बोले जा रहे हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सिविल कोड, अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता ना तो सिविल कोड ऑफ 1804 से काइंड ऑफ आता और आपको बताने के लिए बोला जाता कि कुछ भी फीचर्स या जो चेंजेस है जो नेपोलियन ने अपने कोड से किए थे उनके बारे में बात करिए। लेकिन हाउ ब्यूटिफुली दिस क्वेश्चन हैज बीन काइंड ऑफ ट्विस्टेड और चेंज्ड व्हिच मेक्स इट अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन is that the question has given you an example of a businessman, of a trader. अब क्योंकि ये ट्रेडर के एस्पेक्ट से पूछा जा रहा है तो हम किस पे फोकस करेंगे, हम इकोनॉमिकल चेंजेस और पॉलिसीज पे फोकस करेंगे जो चेंज किया गया था। जैसे कि कुछ जनरल पॉलिसीज थी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया था चेंज नेपोलियन ने, दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू रेफर टू ओवर हियर। फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन आता तो मैं फ्यूडल चेंजेस, अबॉलिशन ऑफ सर्वडम, इन सारी चीजों के बारे में बात कर सकती थी, बट दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू ओवर हियर बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्किंग मी दैट अ ट्रेडर who was ruling, who was doing business across different parts at this point, उसकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो उसकी जिंदगी पे सारे इकोनॉमिकल चेंजेस का इम्पैक्ट आया होगा। तो अब आप यहाँ पे इकोनॉमिकल चेंजेस में किन चीजों की बात कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कैसे करेंसी का रिडक्शन हो गया तो अब इस इंसान को बार बार करेंसी जो है वो चेंज नहीं करानी पड़ेगी, नो चेंजेस रिक्वायर्ड विद करेंसी मल्टीपल टाइम्स। हम बता सकते हैं कि टैक्सेस जो पे करने थे पहले हर जगह पे थोड़ी सी मूवमेंट पे भी कस्टम ड्यूटीज लगती थी, अब ये कस्टम ड्यूटीज को यूनिफॉर्म कर दिया गया था, हर जगह पे उन्हें कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करनी पड़ती। हम बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गिल्ड फॉर्मेशन और ये सारी चीजें थी एरिस्टोक्रेट्स की,
उस चीज को अबॉलिश किया गया था। तो एरिस्टोक्रेट्स को अलग से प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे थे। जो रेगुलर लोग भी थे वो बड़े आराम से विदाउट द गिल्ड फॉर्मेशन, विदाउट मोनोपोलाइजेशन अब अपनी ट्रेडिंग कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ नेपोलियन। सो सच काइंड ऑफ थिंग लाइक मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो बेटर किया गया था। तो फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट, ये सारे पॉलिसीज में चेंजेस लाए थे नेपोलियन ने। ऐसे 5 की फीचर ट्रेडिंग, इकोनॉमी, इन सब से जुड़े हमें बताने हैं और वही हमारा आंसर होगा। अब ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 मार्क का क्वेश्चन में नॉर्मली हमें जो है वो फीचर्स डिस्क्राइब करने आ सकते हैं नेपोलियन कोड के, लेकिन यहाँ पे हम किस चीज पे फोकस करेंगे, सोशल और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, हम मेजरली फोकस करेंगे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो he could run his entire business in one करेंसी जो कि सेम हो गई थी, and he could have used it in all locations जो पहले नहीं था। standardized weight and measurements ये मेंशन करना मैं भूल गई थी, राइट। फिर he was able to transport his goods from one capital, one place, one region to another because transportation was improved and restrictions around this were kind of लिफ्टेड अप। ठीक है, उसके साथ साथ हमने और भी देखा है दैट ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो टॉक अबाउट अलोंग विद दिस अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो करी गई थी। ही एंड हिज अदर बिजनेस पार्टनर्स एंड कस्टमर्स दे हैड नाउ यूनिफॉर्म लॉ, क्योंकि क्या आ चुका था, रूल ऑफ लॉ आ चुका था, है ना। क्या हो गया था, रूल ऑफ लॉ आ गया था। ही वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस टू एनी ऑफ द एरिस्टोक्रेट। अब जो है रूल ऑफ लॉ आ गया था तो सबको बराबर ट्रीटमेंट मिल रही थी, सब बराबर तरीके से काम करने वाले थे और सबके लिए जो रूल ऑफ लॉ था वो भी सेम होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूटोपियन सोसाइटी। एक यूटोपियन सोसाइटी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। तो फ्रेडरिक सोरियो की जो पेंटिंग है वहां से ये टर्म हमारे पास यूटोपियन आता है। अब ये देखो 2 मार्क का क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए आ सकता है, बट यहाँ पे क्लियरली 2 फीचर्स बोले गए। अब यूटोपियन बच्चे आप कुछ भी पॉइंट बता सकते हो। नॉर्मली पहले आप डिफाइन कर दो कि यूटोपियन से हमारा मतलब क्या होता है। तो यूटोपियन का मतलब ये होता है कि बहुत कोई आइडियलिस्टिक चीज है। ठीक है, आइडियलिस्टिक चीज है और फ्लॉलेस है। क्योंकि आइडियलिस्टिक है और फ्लॉलेस है तो उसके लिए जो डिफिकल्टी है वो एग्जिस्ट करना इन रियल वर्ल्ड होता है। क्योंकि ऐसी चीजें रियल वर्ल्ड में प्रॉपरली एग्जिस्ट एक्चुअली नहीं करती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक होता है। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि और क्या मतलब होगा। तो रूल ऑफ लॉ हम बात कर सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ होगा, ये एक यूटोपियन वर्ल्ड का आइडिया हो सकता है। हम ये बात कर सकते हैं कि लोगों के बीच में एब्सोल्यूट इक्वालिटी होगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये एक आइडियलिस्टिक यूटोपियन वर्ल्ड का फीचर हो सकता है। ये हो सकता है कि लोगों के पास भर भर के फ्रीडम हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक है, और गवर्नमेंट जो हो वो डेमोक्रेटिक हो पूरी तरीके से। ऐसे आप मल्टीपल चीजें बता सकते हो जो एक सुंदर इमेजिनरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। सो देयर वुड बी नो क्राइम इन अ सोसाइटी। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी कि कोई क्राइम नहीं हो रहा है, इट कुड बी कि एक सोसाइटी क्लासलेस है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला इक्वालिटी हो सकती है, तो आप इसको अलग तरीके से इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से भी लिखकर डिफाइन करोगे तो वो भी सही होगा। सिटीजन्स एम्ब्रेस द सोशल एंड मॉरल आइडियल्स, इंडिविजुअल्स इनोवेशंस, एवरीवन इज वेलकम। सिटीजन्स आर ट्रूली फ्री टू थिंक इंडिपेंडेंटली, लोगों के पास आज़ादी होती है, फ्रीडम होता है। तो ये फ्रीडम वाले एस्पेक्ट को, नो सेंसरशिप वाले एस्पेक्ट को यहाँ पे बता रहा है। एंड सिटीजन्स हैव नो फियर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ राइट्स ऑफ देयर ओन। तो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू स्टार्ट बाय एक्चुअली डिफाइनिंग फर्स्ट that what are we mentioning to, referring to when we are talking about a utopian world। हम जब यूटोपियन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो काइंड ऑफ उसका इन जनरल मतलब क्या होता है, वहां से हम शुरू कर सकते हैं। देन वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट सर्टेन फीचर्स जो इन टुडेज वर्ल्ड एक यूटोपियन वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है, एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है, करनी चाहिए, या जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The French revolutionaries introduced the French flag as a measure to create a sense of collective identity amongst the French people. Okay. Similarly, name two nation states that had adopted a national flag for their respective nations by 1848. देखो अब यहाँ पे हमें 1848 बोल करके इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वरना यहाँ पे हम इंडिया का एग्जाम्पल भी दे सकते थे। इंडिया में भी हमने देखा है कि स्वदेशी फ्लैग, चरखा वाला फ्लैग, ऐसे कई सारे फ्लैग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे थे टू फॉर पीपल टू बेसिकली शो देयर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए उन्होंने किया हुआ था। So the French revolutionaries introduced the sense of a French flag for a collective sense of belongingness। इस बात को डिफाइन करते हुए आपको बताना है कि फ्रांस के अलावा और भी कोई दो स्टेट्स थे जिनके बारे में हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा होगा, उनका एग्जाम्पल देना है। सो आई गिव यू फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट इट। लेट मी क्विकली हाइड माई सेल्फ सो दैट यू कैन फोकस ऑन इट एंड थिंक अबाउट इट। ओके गाइस, तो इट कुड बी स्विट्जरलैंड, ग्रीस, यूएस। हम यहाँ पे आराम से जो है जो हमारे उस पिक्चर में फ्रेडरिक सोरियो के पिक्चर में बताया गया है वहां से कोई सा भी एग्जाम्पल पिक करके चल सकते हैं। हमारे पास इटली भी आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज जो हैं जो भी अपने यूनिफिकेशन के लिए फाइट कर रहे थे, और दो कंट्रीज जो ऑलरेडी फ्रीडम पा चुके थे। तो नेशन स्टेट के बारे में बोला जा रहा है, तो नेशन स्टेट के प्रेजेंटेशन के लिए आप इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल आराम से दे सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज अनदर बिग क्वेश्चन। So I'm gonna stay hidden so that you can read this question on the screen properly. Folk dances and their associations with national identity have made their vehicles for government propaganda. In Nazi Germany in 1930s and 1940s, the government used charming folk dances to embody the mystic of an idyllic Germany. Similarly, in the present scenario, certain governments, for example, those of North Korea and China, have used dance in mass performance to symbolize the people's support for their political systems. ये सोर्स किया गया है अक्टूबर 2020 का एक आर्टिकल, ट्रेंड्स इनटू द 21st सेंचुरी, जो भी लिखा है। नाउ फाइनली द क्वेश्चन ओवर हियर आस्क्स अस, गिव अ सिमिलर एग्जांपल of how dance forms helped in developing nationalist sentiments among people from 19th century Europe. अब देखो ये इट विल अगेन डिपेंड, हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें दो चीज़ें, दो ऑप्शन दिख रही हैं, बट यहाँ पे हमें किस चीज़ के बारे में बात करना है, यू बेसिकली हैव टू टॉक अबाउट रोमांटिसिज्म। किस चीज़ की बात कर रहे हो आप? रोमांटिसिज्म की बात कर रहे हो। तो रोमांटिसिज्म को एक्सप्लेन करते हुए अब वो डांस का एग्जाम्पल हो सकता है, किसी भी चीज का एग्जाम्पल हो सकता है, हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, सो बेसिकली बच्चे आपको बोला जा रहा है कि आपको सिमिलर एग्जाम्पल देना है कि जैसे डांस फॉर्म ने हेल्प किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, फीलिंग को डेवलप होने के लिए अमंग पीपल इन द 19th सेंचुरी, व्हाट अदर थिंग्स वर आल्सो बीइंग यूज्ड। तो हमें पता है कि आप अलग अलग फिलोसफर्स की बात कर सकते हो, जैसे आप बता सकते हो कि पोलैंड के स्ट्रगल में कैसे ये काम आया। हम जर्मनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जोहान गॉटफ्रेड ने बात की थी।
तो हम ग्रीस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पे पोलिश लैंग्वेज था, यहाँ ग्रीस में भी बाकी आर्ट, फोकलोर, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा था। एनी ऑफ दीज एग्जाम्पल्स कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो यहाँ पे देखो पोलैंड का ही एग्जाम्पल एक्चुअली पुल इन किया गया है, दैट इन पोलैंड फोक डांसेस वर यूज्ड टू यूनाइट पीपल। कैरल Krupinski, who was a Polish man, used folk dances to Polonaise and Mazurka to unite the people of Poland. So अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली समझ ना आए कि क्या मेंशन करना है, क्या एग्जैक्टली लिखना है, तो आप थोड़ा सा उसके अराउंड, जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रोमांटिसिज्म के ऊपर फोकस करके और भी फोकलोर वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। बट क्योंकि डांस के बारे में एग्जैक्टली पूछा जा रहा है, तो आप बता दो कि पोलैंड में स्पेसिफिकली ये एक एग्जाम्पल है जो हमने ज़्यादा सेंट्रलाइज करके पढ़ा है, तो इसके ऊपर फोकस लर्निंग को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 5 चैलेंजेस। अब देखो क्योंकि यहाँ पे शब्दों में साफ साफ लिख दिया है 5 चैलेंजेस, तो हमें समझ आ रहा है कि इट्स अ 5 मार्कर क्वेश्चन। हमें बताना है 5 challenges that the Silesian weavers faced in 1845 when contractors reduced their payment. Now see, the challenge was not 5. 5 अलग challenges नहीं थे, ये पूरा एक मिक्सचर था। देयर वर मल्टीपल थिंग्स दैट वर हैपनिंग एंड उन्हीं 5 ऑब्स्टिकल्स को हमें समझाना है। तो सबसे पहले आप ये बता सकते हो कि सबसे पहले तो उनके साथ पेमेंट का इशू हो गया। जो पेमेंट प्रॉमिस किया गया था वो पेमेंट उनको नहीं मिला, शॉर्टेज हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम क्या था, ऑर्डर उनके पास भर भर के प्लेस था। ऑर्डर जो प्लेस था उसकी कलेक्शन नहीं हो रही थी, ये एक दूसरा चैलेंज था। यहाँ पे तीसरा चैलेंज क्या आ जाता है, तीसरा चैलेंज ये आ जाता है कि जो लेबर था वो उन्होंने कर दिया था इन्वेस्ट, लेकिन उसके बदले में क्या नहीं हो रहा था, कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही थी, है ना। उसके बदले में क्या नहीं हो रहा था, कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही थी। तो ऐसे करके आप अलग अलग डिफरेंट चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर सकते हो या डिफरेंट केस सिनारियोस को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि जब उन्होंने अटैक कर दिया, क्योंकि ये भी एक चैलेंज था, ठीक है, जब उन्होंने अटैक कर दिया था वीवर्स पे, कल्प्रिट उनको ही माना जा रहा था सिचुएशन में। ऐसा बोला जा रहा था कि इनकी ही गलती है, दे आर द सोल कल्प्रिट्स। एंड इनफैक्ट जो सोल्जर्स जो आर्मी की हेल्प लेकर के आते हैं वीवर्स, ये सोल्जर्स भी पनिश किसको करते हैं, ये सोल्जर्स भी पनिश इन वीवर्स को ही करते हैं एंड दे इनफैक्ट गेट किल्ड फ्यू ऑफ देम। ये सारे ही चैलेंजेस इसी हिस्से के हैं। तो आपका एक्सेसिव ऑर्डर, उसका मीट नहीं होना, प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिलना, ये सारे चैलेंजेस उसके अंडर काउंट हो जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फ्रेम दिस। So you can simply go ahead by that the 5 challenges being faced by them is as the following. Forced many weavers into poverty. Why? Because they were not compensated properly. और जब पावर्टी में जा रहे हैं उस वक्त हमें पहले से पता है कि प्राइसेस बहुत हाई थी इन जनरल सर्वाइवल के लिए, फूड की शॉर्टेज थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, सो देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा था, हम ये भी बता सकते हैं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है और इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में उन बेचारों को उनकी मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे थे। तो इन सारे सिनेरियो में दे वर फोर्स्ड इन द सिचुएशन विच दे हैड टू डील विथ। Then, of course, there was the fear of being unemployed, which constantly kept on increasing. So, this was another problem. They faced food shortages, as I told you, themselves and their respective families, because the money was limited and the food prices were very, very high. It was soaring. The prices for the food was soaring. Then food shortages meant poor health conditions for the weavers and their respective families. In fact, inaction from the Silesian king against the contractors ensured continuous exploitation of them. And in fact, they were also targeted, as we have already seen, by the soldiers, by the news. Everyone targeted them. तो ऐसा मान लिया गया था कि जो सोल कल्प्रिट्स हैं वो यही है इन डिस्पाइट ऑफ देयर सिचुएशन। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था फॉर देम टू बी नॉट एबल टू स्टैब्लिश देयर इनोसेंस प्रॉपरली आउट देयर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Write any 5 expectations that the monarch of the Bourbon dynasty would have had from the French people after he was restored to power in 1815. तो हमें पता है कि बैटल ऑफ वाटरलू जब होता है, इसमें सारे लोग क्या चाह रहे होते हैं? डिफीट ऑफ नेपोलियन, और ये डिफीट ऑफ नेपोलियन हो जाता है। अब ये जो डिफीट ऑफ नेपोलियन होता है उसके बाद लोगों को लगता है कि दे वांट टू कंटेन फ्रांस, है ना। उनका क्या मन था कि भैया ये फ्रांस ने बहुत ज्यादा नाच गाना कर लिया है, बहुत हमारे सर पे चढ़ के नाच लिया है, इनके तमाशे को खत्म करो। ये जो कांस्टेंट थ्रेट हमें पोज किए रहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट हमारे लिए एक चैलेंज पोज किए रहते हैं, इसको हमें कंटेन करना है। इसीलिए इन्होंने बहुत ज्यादा अंडू कर दिया था एवरीथिंग दैट द सिविल कोड ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 वॉज प्रॉमिसिंग। तो नेपोलियन के द्वारा की गई कई सारी चीजों को अंडू कर दिया जाता है। उसमें से प्राइमरी फोकस फ्रांस को कंटेन करने में रखा जाता है, जहां पे वापस जो है एक कंजर्वेटिव रूल ला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कंजर्वेटिव रूल ला करके फिर से खड़ा कर दिया जाता है कि भैया बर्बन डायनेस्टी का बंदा आ गया। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से हमें क्या समझ आ रहा है? किन चीजों का ध्यान एक कंजर्वेटिव इंसान रखेगा? वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? वो एक्सपेक्ट करेगा कि अगर आप मॉडर्नाइजेशन कर भी रहे हो, थोड़े स्लो पेस पे करो। वो एक्सपेक्ट करेगा कि सेंसरशिप्स को ऑनर करो। वो एक्सपेक्ट करेगा कि अब कोई रिवॉल्यूशन नहीं होगी। वो एक्सपेक्ट करेगा कि कोई राइट्स की बातें नहीं होंगी। वो एक्सपेक्ट करेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द मोनार्की विल एग्जिस्ट। तो ऐसी हर एक चीज जो एक कंजर्वेटिव रूलर एक्सपेक्ट कर सकता है, फ्रांस में 1815 के बाद बर्बन डायनेस्टी का राजा भी एग्जैक्टली इन्हीं चीजों को एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो दे वुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉलो द कैथोलिक चर्च, कि भैया पूजा पाठ करिए, रिलीजन फॉलो करिए, रिलीजन सबसे ऊपर होगा। राइट एवरीथिंग विच वुड बी इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि नथिंग अगेंस्ट द किंग, नो प्रोटेस्ट, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नन ऑफ दोज थिंग्स। टू वर्क इन द गवर्नमेंट्स आर्मी एंड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ मोनार्क, यानी कि नो रेवोल्यूशन, नो revolutionary ideas, nothing of that sort. To discourage friends, family, anyone who would be criticizing the government. तो अल्टीमेटली देखो सिमिलर बातें लिखी गई हैं, अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं। To not indulge in any activity at an individual level to question the authority of government, which means in simple words, not having any revolution, any protest, any raising of your voices against the government, which could challenge the monarch. To not criticize any law that is implemented by the government, like censorship of press, which means follow censorships and not be all about freedom. तो आप देखो मोटा मोटा ये सिमिलर चीज की बातें हो रही हैं कि मॉडर्नाइजेशन करना है और हमें रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेंसरशिप्स की रिस्पेक्ट होगी, रिवोल्यूशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ्रीडम की बातें नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब चीज़ों की बातें नहीं होंगी, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो किए जाएंगे, इक्वालिटी और नो स्टेट डिविजन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं होगी। यानी कि इन शॉर्ट हर एक चीज़ से जो लोगों को फ्रेंच रिवोल्यूशन के पहले प्रॉब्लम थी वो अंडू हो जाएगी। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने जो भी चेंजेस लाई हैं वो अंडू हो जाएंगे। दैट वाज द बेसिक एक्सपेक्टेशन। ओके, now for you guys, especially for the students who are planning on taking science as their stream, I have a superb news for you, which is the introduction of our Imbibe VLE, which is your virtual lab experience. Now the beauty of this application is that it's first of all of course free, but it gives you free access to all the practicals that you perform otherwise in school and has been prescribed in your syllabus.
प्रैक्टिकल्स के साथ पंगा नॉर्मली ये हो जाता है कि प्रैक्टिकल्स के दिन अगर आपकी छुट्टी हो गई, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक बार कंडक्ट कराया टीचर ने, जो बैंडविड्थ होती है स्कूल में बैचेस के हिसाब से डिवाइडेड होती है, और वो एक बार होता है और फिर खत्म हो जाता है। मल्टीपल टाइम्स हम सेम प्रैक्टिकल्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, and that brings a huge restriction that if you miss it on that day, there is a high possibility that you won't be able to attend those practicals again. कई बार दूसरे सेक्शन के साथ हो जाता है, बट कई बार नहीं हो पाता है, तो अगर मिस हुआ तो बस हो गया, गया तो गया, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड वी ऑफ कोर्स डोंट वांट दैट, वी वांट टू लर्न। दूसरा ये होता है कि कई बार प्रैक्टिकल्स जो हमने किया वो एक बार में समझ नहीं आया, एक बार में समझ आ भी गया, अगर सब कुछ, सारी रीडिंग सही आई, सब कुछ सही किया हमने, लेकिन उसके बावजूद हमारा मन होता है कि यार मैं एक और बार प्रैक्टिस कर लूँ, एग्जाम के पहले प्रैक्टिस कर लूँ। थ्योरी के पेपर्स तो हम पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा, ये सोर्स है वो सोर्स है, बट प्रैक्टिकल इज समथिंग दैट यू वांट टू डू बाय योरसेल्फ एंड दैट विल हेल्प यू रिमेंबर, or sometimes you want to have a quick practice before entering into the lab and doing it everything all by yourself to be able to process it. Especially जब आप 11th 12th में जाओगे तो you would want you will be assessed very seriously. प्रैक्टिकल्स के अलग से ज़्यादा नंबर होंगे, और उस सिर्फ प्रैक्टिकल्स का होगा, इट वुडंट बी लाइक अ प्रोजेक्ट वर्क एंड इंटर्नल, सबका कंबाइंड नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरीली प्रैक्टिकल्स को असेस करने के लिए होता है। So in all of these cases, what we want and what we expect to happen is basically that you wish and you desire कि काश यार मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता, मेरे लिए बेटर हो जाता। So you don't have to worry, you have the virtual lab experience now। आप प्रैक्टिकल करने के पहले एक रन डाउन लेकर जा सकते हो, वापस आकर कर सकते हो। All of this is just available in a virtual format for you on your phone, and how awesome is that? So all of these things you can do, and that's the beauty of it. You have the Imbibe app with all its beautiful 3D learning videos and very, very interactive, curated and created videos that we have for you for all the topics. And then Imbibe Lens, of course, which is constantly enabling us to kind of have the learning in a very interactive form, but also not lose on a lot of time. So all you have to do is, as you can see, just have the app and scan the text over here, and when you scan it will get highlighted, the important words will get highlighted over here। और ये जब हाईलाइट हो जाता है तो यहाँ पे वो सारे हाईलाइटेड कीवर्ड्स आने लगते हैं। जिस भी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो एंड वहाँ से अपनी लर्निंग जो है वो चालू कर सकते हो, ठीक है। So it will start popping up 3D models, 2D models, and another videos which is related to it, and you can just go ahead and do it. And that's the beauty of this app, and I think it saves a lot of time, because कई बार हमारा रिसर्च में और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक्त चला जाता है, so it's very, very helpful that ways. Now moving on, we'll get started with political science. अब हम political science के साथ शुरू करते हैं. So we'll again have some objective questions to look after. So here is your first question. Proportionality is an essential practice in power sharing, which includes proportional allocation of jobs, representation, and participation by ethnic group leaders, etc. Which of the following is an example of proportionality? So abhi I'll hide myself so that you're able to read the options. But the question, let us first understand and explain this. सवाल ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत एसेंशियल है पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में। यानी कि जो जितने ज़्यादा प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको जॉब्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका पावर, उसके राइट्स, उसके हक, उसको उस प्रपोर्शन में ही देते हैं। यानी कि अगर मान लो शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, हमने समझा कि हमने जीवन भर जो है कास्ट सिस्टम की वजह से उन्हें डोमिनेट करके रखा है, because right from the very beginning they have always been very suppressed, very dominated. As a result of this, if we want them to outgrow this domination and the setback that this domination has actually brought onto them, we have to give them equal proportional representation. और इसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कि भैया इतने लोग हैं तो इतनी सीट्स आपने पार्लियामेंट में दे दी, इतनी सीट्स एजुकेशन सेटअप में उनके लिए रिजर्व कर दी, ऐसे सारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
So the very first option says that many political organizations demanded an independent Tamil state in Sri Lanka. Next one says roles and responsibilities are allotted to both the central and the state government in India. Around 24% of total seats in Lok Sabha are reserved for members of SC/ST categories. And the final one says that the minority French speaking community, which is around 45%, is more rich and powerful than the majority Dutch speaking community in Belgium. Proportional representation की बात करी जा रही है. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें से एक एग्जाम्पल हमने देख भी लिया है, राइट, विच इज कि जितने प्रपोर्शन में हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अवेलेबल हैं, उनको आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उतने ही ज़्यादा जो है प्रेजेंटेशन मिले, उतना ही हक मिले और उसकी वजह से कोई भी दिक्कत ना आए. अब जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी क्योंकि कम है, कम लोग होते हैं, तो उनका ज़्यादा रिच होना, उनका ज़्यादा पावरफुल होना बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रपोर्शनल नहीं है. यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा पावरफुल हो जा रहे, राइट. वैसे ही अगर हम बोल रहे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अलॉटेड टू बोथ सेंटर एंड स्टेट, इट इज फाइन, बट यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है. फिर वैसे ही बोला जा रहा है कि तमिल्स के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो, तो इंडिपेंडेंट स्टेट दे दोगे तो फिर एक सेक्शन वहां पे प्रेजेंट नहीं हो रहा है. ये एक ऑल्टरनेटिव उन्होंने प्रपोज किया था टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, बट दिस वाज नॉट प्रोपोर्शनल और इक्वल इन नेचर, राइट. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी सेज वेरी क्लियरली अबाउट अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब असर्शन रीजन आ गया है, छोटा सा है तो देख लेते हैं. असर्शन कह रहा है पावर शेयरिंग कैन ओनली इमर्ज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप. सिर्फ डेमोक्रेटिक सेटअप ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे पावर शेयरिंग वो इमर्ज कर सकती है. रीजन कह रहा है इन एन आइडल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. ठीक है, कि एक डेमोक्रेटिक जो आइडल डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी है, वहां पे जो पॉलिटिकल पावर होता है, उसका जो डिविजन होता है, वो एज मेनी पीपल एज पॉसिबल में क्रिएटेड होता है. तो डेमोक्रेसी तो भैया बात ही पावर शेयरिंग की ही होती है, वहां पे पूरा पूरा पावर शेयरिंग ही किया जाता है. नाउ वी व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज that the very first statement says that power sharing can only emerge in a democratic setup. यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, क्योंकि इस चैप्टर में हमने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात भी की है. फ्रेंच रिवोल्यूशन में हमने देखा था कि इवन व्हेन इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक सेटअप, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टार्टेड, तब भी जो है पावर शेयरिंग की जा रही थी. मे बी इट वॉज नॉट डन इन द मोस्ट डिजायर्ड मैनर, मे बी ऑल द पावर वॉज नॉट नेसेसरली शेयर्ड, लेकिन पावर शेयर किया जा रहा था. जुडिशरी अलग किया गया था, लेजिस्लेचर अलग किया गया था, एग्जीक्यूटिव अलग किया गया था, मोनार्क के पास सारी पावर नहीं थी. कई सारे पावर जो है वो पार्लियामेंट ने अपने हाथ में रखी थी, मोनार्क को थोड़ी सी दी, थोड़ी सी अपने पास रखी, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशनल पावर रखी, यानी कि बेसिकली जो लोगों ने इलेक्ट किया उसके हिसाब से. तो अगर हम ये कह दें कि भैया अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो पावर शेयरिंग नहीं हो सकता है, ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है, right? This is not absolutely true. Even if it's not 100% democracy, power sharing ka setup can still be created, and that is why assertion will be false over here. However, the reason is true. Now we have case based questions. तो इसके लिए मैम will just go away from the screen so that we are able to read properly what case study has been given to us. It says that between 1992 to 95, a conflict broke out between three ethnic groups in the Bosnian territory. These three ethnic groups are the Bosnian Serbs, Bosnian Croats, and Bosnian Muslims. These ethnic groups had religious differences, as the Serbs were Orthodox, the Croats were Catholics, and the Muslims followed Islam. As a compromise,
The Dayton Agreement was designed. It proposed power sharing as a solution to reduce the conflict. Dayton consisted of both territorial and political power sharing. A system was chosen where the national ethnicities were separated by territory. Significant autonomy is granted to the separate entities since they each have their presidents, parliaments, and other governing bodies responsible for policy making on the entity level. So, instead of having one president, the entire population of Bosnia is represented by a three presidency, which consists of the Bosniak, a Croat, and a Serb. The 42 seats of the House Representatives are chosen by a proportional representation, resulting in a corresponding reflection of the population. The seat in the other house, the House of the Peoples, are equally divided amongst the ethnicities. There is clear political and territorial power sharing found within the case of Bosnia-Herzegovina. Although the Dayton Agreement did stop the violence and establish the conflict, it seemed to have made the ethnic differences more rigid. So read this once again and carefully. इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए. Okay, guys, I'm expecting that you would have had a proper read by now. So we'll now be moving to questions addressing the same. Now, even if you have some confusions, वो questions के साथ धीरे धीरे करके resolve हो जाएगी, so it wouldn't be a problem. Let's get started with the questions. सबसे पहला कह रहा है what was the reason of the conflict in the Bosnian territory? अब ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी मतलब बहुत ज़्यादा हमारा नॉलेज एज चेक नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज चेक नहीं कर रहा है. हमें काफ़ी सारा जवाब यहीं पे बना बनाया मिला हुआ दिख रहा है. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है. हम काफ़ी आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं और टैकल कर पाते हैं. तो आपको यहाँ पे साफ दिखेगा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो इसलिए हो रही थी क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे और उन ग्रुप्स में जो है रिलीजियस डिफरेंसेस थी नेचुरली, और इन डिफरेंसेस की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही थी. उन डिफरेंसेस को लोगों को रिजॉल्व करना था जो कि हो नहीं रहा था, विच वॉज क्रिएटिंग द हैसल एंड द प्रॉब्लम. तो एक बार जब उन्होंने एक फिगर आउट कर लिया पावर शेयरिंग का मेथड, वो रिजॉल्व हो जाता है. बट एनी वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल. द क्वेश्चन इज कि रीजन क्या था कॉन्फ्लिक्ट का. आप चाहो तो उसको थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो कि यहाँ पे एथनिक और रिलीजियस डिफरेंट ग्रुप्स थे. सर्ब्स थे, मुस्लिम्स थे और आपका क्रोट्स थे, और इनकी वजह से इनकी बिलीफ सिस्टम अलग थे बिकॉज वन ऑफ देम वाज कैथोलिक, वन ऑफ देम वाज ऑर्थोडॉक्स एंड वन ऑफ देम वाज इस्लामिक फॉलोअर. तो इस वजह से इन कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, mention the two forms of power sharing that were proposed as a solution to the conflict. तो हमें यहाँ पे साफ साफ वापस लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन प्रेसिडेंट पूरे पॉपुलेशन ने क्या किया, तीन प्रेसिडेंसीज डिफाइन कर दी. एक बॉस्नियाक, एक क्रोट और एक सर्ब, ताकि हर सेगमेंट से कोई एक इंसान आ सके. सिर्फ इतना ही नहीं, जो सीट्स थी वहां पे उन्होंने प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया जो कि रिफ्लेक्शन थी आपके
पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से काफी मदद मिली, एवरीवन फेल्ट इंक्लूडेड। तो दो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे हमें जो दो स्टेप्स मिलते हुए दिख रही है वो ये है कि एक टेरिटोरियल है और एक पॉलिटिकल है। अब ये मार्क्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर ये 2 नंबर के लिए ये सवाल पूछा जाता है तो आप इसको थोड़ा इलैबोरेट करके लिखोगे। अगर ये सिर्फ 1 नंबर के लिए ही पूछा जा रहा है तो हमें बहुत ज्यादा इलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। वी कैन स्टिक टू वन लाइनर आंसर लाइक दिस एंड वी कैन टॉक अबाउट हैविंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, हैविंग मल्टीपल or 3 presidencies instead of one, and having proportional representation with territorial and political power sharing helped a lot. So you can always keep your answer short and crisp, yet you can put in all the points and include all the points that's important over there, and that is, going to be asked and cater to your question. Next question. Mention one example each for the two forms of power sharing that were adopted in the Bosnian territory. इसी एग्जाम्पल की बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे, जो डिटेल में हमारे पैराग्राफ में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप वहां से आराम से चल करके इसको आंसर कर सकते हो। सो आई एम नॉट ड्वेलिंग अ लॉट इनटू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस बिकॉज दीज क्वेश्चंस कैन डायरेक्टली बी आंसर्ड फ्रॉम द केस दैट हैज बीन केस स्टडी दैट हैज बीन गिवन टू अस। तो यहाँ पे हम टेरिटोरियल एक एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम्पल, एक हम पॉलिटिकल कर देंगे। टेरिटोरियल में हम बता सकते हैं दैट द नेशनल एथनिसिटीज वर सेपरेटेड बाय टेरिटरी, और पॉलिटिकल में हम बता सकते हैं कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हाउस ऑफ पीपल्स में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किया गया। Mention one positive effect that power sharing had on the conflict in Bosnian territory. अब ये एक जनरल आंसर पूछा जाता तो हम ये बता सकते हैं पावर शेयरिंग के जो दो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दोनों चीजें बता रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सवाल आए कि आप जो एक पॉजिटिव इफेक्ट बताओ पावर शेयरिंग इन जनरल एंड ऑल्सो बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द बॉस्नियन टेरिटरी। तो यहाँ पे हम मॉरल और प्रोडेंशियल रीजंस के बारे में ऑफ कोर्स बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मॉरली हमें पता है दिस इज द राइट थिंग टू डू एंड दिस इज लाइक द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, और प्रोडेंशियल रीजन ये है कि ये इंश्योर करता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सिविल वॉर्स जैसे सिनेरियोस क्रिएट ना हो और गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल तरीके से चलती रहे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें बॉस्नियन टेरिटरी के स्पेसिफिक एस्पेक्ट में ही पूछा गया है, तो अगर मैं वापस यहाँ पैराग्राफ पे जाती हूँ और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखती हूँ तो हमें ये देखने को पता चलता है कि इस पावर शेयरिंग से हमें क्या पता चल रहा है that the conflict was kind of stabilized and however जो एथनिक डिफरेंसेस थे वो रिजिड हो गए थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो था वो स्टेबलाइज हो गया था, इंक्लूसिविटी जो है वो ला दी गई थी एंड पीपल वो फीलिंग मोर इंक्लूडेड इन द होल आइडिया। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल वाला आ गया क्वेश्चन। 1 second. So the question is one positive effect that the power sharing actually did have in terms of the conflict is that it reduced the violence in the territory and brought in certain stability. तो ये हमारे पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, so we don't have to break our head a lot over it. अब क्वेश्चन है, read the following lines from an article written by a group of authors. The rise of majoritarianism in recent years may weaken power sharing in Indian democracy. There is a need for constitutional provisions to protect minority rights. Which type of reasoning for power sharing is visible over here? तो यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ रीजनिंग जो है, वजह जो है, कौन सा आइडिया जो है पावर शेयरिंग की वो विजिबल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो राइज है मेजॉरिटेरियनिज्म का रिसेंट ईयर्स में वो वीकन हो गया है, खास करके इंडियन डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। यहाँ पे मेजॉरिटी का रूल करने की जो लोगों को आदत है या लोगों की इंस्टिंक्ट है वो वीक पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है। देयर इज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स। तो कौन सा यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर शेयरिंग का अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन किया गया है। तो अगेन हमारे पास दो रीजंस ही हैं। यहाँ पे मॉरल रीजन एक्सप्लेन किया गया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हैविंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट हैविंग अ रूल ऑफ लॉ फॉर एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड इक्वल राइट्स टू एवरीवन।
तो ये मॉरल राइट को फोकस कर रहा है, विच विल ऑल्सो अचीव ऑफ कोर्स द प्रूडेंशियल वन। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही इनफैक्ट देख लिया था और थोड़ा सा क्लोजली जो है डिस्कस भी किया था कि क्वेश्चन पावर शेयरिंग जो है वो प्रूडेंशियल और आपके मॉरल रीजन की वजह से होती है, और उनमें से ही एक रीजन यहाँ पे हमें सब्सटैंशिएट करके बताना था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पावर शेयरिंग इज इफेक्टिव ओनली फॉर स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये कह रहा है पावर शेयरिंग इफेक्टिव है सिर्फ छोटे देशों के लिए जैसे कि बेल्जियम। पावर शेयरिंग के चैप्टर में ही हमने देखा है, चाहे बेल्जियम हो या श्रीलंका हो, दोनों ही जगह दोनों छोटे देश थे वैसे तो, काफी रेलेवेंट एग्जाम्पल रहा है पावर शेयरिंग करने का और नहीं करने का क्या असर होता है। बट उसके बाद हमने इंडिया में पावर शेयरिंग हो रही है ये भी समझा है, और इस पावर शेयरिंग की वजह से कितनी ज्यादा मदद मिली है ये भी समझा है। Not just that, we have also seen a glimpse of that happening in the chapter of federalism. तो हमारे फेडरलिज्म के चैप्टर में भी कहीं ना कहीं जो पावर है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, कैसे सब कुछ होता है, ये भी क्लियरली हमने एक्सप्लेन किया है और देखा है। अब यहाँ पे आपको गिव भी करना है एग्जाम्पल, यू ऑल्सो हैव टू गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। तो पावर शेयरिंग में हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं पावर शेयरिंग में अबाउट द फेडरल सिस्टम, हाउ इट हैज एन एडवांटेज ओवर हियर इन इंडिया। फेडरल सिस्टम में क्या एडवांटेज है हमारा, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं आपका वी कैन टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम फेडरल सिस्टम, व्हाट एल्स कैन वी टॉक अबाउट। We can definitely talk about the horizontal power sharing. Correct. हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आप एज बेसिक एज लोकल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट दैट हाउ पावर शेयरिंग विद द लोकल गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल. So any of these examples in the context of India could be great. So the first statement is false, क्योंकि ये कह रहा है पावर शेयरिंग इज इफेक्टिव ओनली फॉर स्मॉल कंट्रीज। हमने इंडिया का एग्जाम्पल लेकर के ये देखा कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगर बाकी दूसरे स्टेटमेंट का एग्जाम्पल दिया जाए, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सवाल नहीं है, एक बार झटके में आपको पहला सवाल समझ आ जाएगा, दूसरे वाले में हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए। So the given statement is false because power sharing is also effective in large diverse country like India. ठीक है, इसलिए इसका रीजन हम यहाँ पे आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है फिर से दूसरा क्वेश्चन। सो आई एम गोना डिसअपीयर फ्रॉम हियर। क्वेश्चन है, वन ऑफ द रेमेडीज that are suggested for societies struggling with civil conflicts are power sharing arrangements that accommodates various parties involved in the civil conflict. ठीक है, power sharing guarantees each critical player a significant payoff from the cooperation and peaceful behavior. This peaceful behavior can be maintained in the power sharing arrangement in two ways. One, by providing minimum benefit to each party from cooperation in collective decisions. And second, through provisions that protect group autonomy in sensitive policy areas. First statement says, in Lebanon, the Prime Minister must be a Sunni Muslim and the Deputy Prime Minister must be an Orthodox Christian. Which of the two ways of maintaining peaceful behavior given above is an example of? Second question says, give one example of each of the two ways of maintaining peaceful behavior in the context of power sharing arrangement in Belgium. The source है Power Sharing Agency and Civil Conflicts, Scott Gates 2007. Now you have to read this very, very carefully. So I'm going to give you some time to read it once again so that you're able to grasp and understand what the question is asking, and then we'll move on to the solution. Okay? So take some time
रीड इट केयरफुली। ऐसे क्वेश्चंस में प्राइमरी प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में आती है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन to make sense out of this question probably may seem a little, dicey over here. And that is the problem statement that we have to first address and answer. Okay, guys, then we'll be back now. So I hope that you have read it carefully, because see, at the end of the day, it's you who's going to study, who's going to read the question in the examination. And वहाँ पे if it doesn't make sense to you, then you will be caught in a pickle. Because ऐसे questions में confusion ही यही होती है कि भैया पढ़ना क्या है, समझना क्या है, आंसर तो कर लेंगे, आंसर करने में डिफिकल्टी नहीं आती है, डिफिकल्टी सवाल को समझने में ही आ जाती है, और वहीं पे हमारी आधी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया, प्रोसेस कर लिया, सो एज वाज टेलिंग यू, हाफ ऑफ द बैटल इज वन। हमारा बैटल वहीं पे आधा जो है वो खत्म हो जाता है, वहीं पे हमारा स्ट्रगल जो है वो खत्म हो जाता है। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन कह रहा है, वन ऑफ द रेमेडीज दैट आर सजेस्टेड फॉर सोसाइटी स्ट्रगलिंग विद सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स आर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एंड अकोमोडेशन ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन सिविल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक जनरल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक जनरल एक्सप्लेनेशन भी नहीं बोलेंगे, रिमार्क है, एक जनरल रिमार्क के साथ ओपन हो रहा है, जहाँ पे पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस एक सजेशन के फॉर्म में बताई जा रही है। हमको बताया जा रहा है कि हर जगह ये सजेस्टेड है और ये बोला जाता है कि जहाँ पे भी सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिन भी लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे आपको क्या करना है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्रिएट कर देना है। आप जब ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्रिएट करते हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली दूर हो जाता है और प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी सॉल्व हो जाती है। पावर शेयरिंग गारंटी करता है क्रिटिकल प्लेयर को एक सिग्निफिकेंट पे ऑफ फ्रॉम कॉपरेशन एंड पीसफुल बिहेवियर। यहाँ पे क्या बताया गया है, एडवांटेज बताया गया है पावर शेयरिंग का हर एक स्टेक होल्डर के लिए, है ना। किसके लिए बताया गया है, एडवांटेज बताया गया है स्टेक होल्डर के लिए, यानी कि जो भी पावर शेयरिंग को अग्री कर रहा है उसके लिए वहां पे बेनिफिट क्या है, what is the benefit that that person is actually getting out of the scenario। तो हम देख रहे हैं कि एक तो उनको पीस मिलता है, प्लस सबके पास कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट पे ऑफ होता है, यानी कि सबका कुछ ना कुछ गेन है, उसके बिना लोग पावर शेयरिंग नहीं करते हैं। This peaceful behavior can be maintained in the power sharing arrangements in two ways, जैसे कि by providing minimum benefit to each party from cooperation, यानी कि आप हर किसी को कुछ जीतने के लिए दो, यानी कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। जब आप पावर शेयर करा रहे हो तो दोनों का प्रॉफिट, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बट छोटा से छोटा ही सही, दोनों पार्टीज के लिए या जिनके बीच में भी पावर शेयर हो रहा है, दोनों को कुछ प्रॉफिट दिखना चाहिए, तभी तो वो पावर शेयर करने के लिए रिवॉर्डेड होंगे, रेडी होंगे, उनको एक फायदा दिखेगा, उनको नजर आएगा कि क्यों पावर शेयर आखिर हमें करना चाहिए, हमारे लिए यहाँ पे प्रॉफिट क्या है। दूसरा कह रहा है, थ्रू प्रोविजंस दैट प्रोटेक्ट ग्रुप ऑटोनॉमी इन सेंसिटिव पॉलिसी एरियाज, यानी कि ग्रुप की ऑटोनॉमी जो है, जो एक कहीं ना कहीं फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, उसको भी आप जो है प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हर एक इंसान को फायदा मिलेगा, हर एक इंसान को आज़ादी मिलेगी, और आपकी पावर शायद इन जनरल कहीं ना हो, लेकिन ग्रुप में एक सोशल आइडेंटिटी के फॉर्म में, एक एथनिक आइडेंटिटी के फॉर्म में हमेशा बनी रहेगी।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होंगे हमेशा और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होंगे। लेबनान में यही रूल बनाया गया है। विच ऑफ द टू वेज ऑफ मेंटेनिंग पीसफुल बिहेवियर गिवन अबव इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग एरियाज में दोनों को कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी दी गई है, दोनों ही ग्रुप को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, कलेक्टिव डिसीजन भी लेने दिया जा रहा है, दोनों सही है, बट पहला वाला ज्यादा एडिक्वेट लग रहा है। दूसरा कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द टू वेज मेंटेनिंग पीसफुल बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। मिनिमम बेनिफिट अगर ईच पार्टी को देखा जा रहा है तो हमने ये देखा है ना कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। पहले वाले में हमने क्या देखा है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इन डिफरेंट प्लेसेस दे अग्रीड टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल और स्टेट लेवल पे मिल रहा था, जहां पे दोनों अलग अलग पार्टीज फ्रेंच और डच, एक जगह एक माइनॉरिटी था और दूसरी जगह दूसरा माइनॉरिटी था। दूसरा वाला कहता है प्रोविजंस जो प्रोटेक्ट करे ऑटोनॉमी, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सिंपल है, जो कि हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से हमने बेल्जियम में देखा है अचीव हुआ है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम बेनिफिट टू ईच पार्टी ऑफ कॉपरेशन इन कलेक्टिव डिसीजन। तो पहला वाला किस चीज का एग्जाम्पल है कि भैया दोनों ही पार्टी से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है, दोनों को पावर दिया जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व हो जाइए। नेक्स्ट कह रहा है द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द सेंट्रल लेवल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम बेनिफिट दोनों को मिल रहा है। अगर डच सेंटर पे तैयार नहीं होते तो फ्रेंच लोकल लेवल पे तैयार नहीं होती और दोनों को नुकसान होता। दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा फायदा देखा, दोनों ने थोड़ा थोड़ा गिव अप किया, दोनों ने एक दूसरे के लिए बेनिफिट्स उठाए, दोनों ने एक दूसरे को बेनिफिट्स पहुंचाए। दोनों के पास ऑटोनॉमी आती है, दोनों के पास ये समझ आती है कि हम दोनों का यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा है। नेक्स्ट कह रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम प्रोटेक्ट्स ग्रुप ऑटोनॉमी इन सेंसिटिव पॉलिसी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो हमें दूसरे वाले चीज का बेनिफिट दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bengaluru's Jalaposan Trust, Jalaposan Trust, a citizens collective, collaborates with the Municipal Corporation (BBMP) of Bangalore to conserve and revive the lake in the city. दूसरा कह रहा है in Maharashtra, every level of government was given a stake in taking actions against the spread of coronavirus. पहला सवाल हमें कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दैट ईच ऑफ द टू एग्जांपल्स रिप्रेजेंट। पहले वाले में जो एग्जांपल है और दूसरे वाले में जो है पावर शेयरिंग, उसका एग्जांपल बताना है। दूसरा कह रहा है अबव एग्जांपल्स हु इज शेयरिंग पावर विथ हूम। कौन किसके साथ पावर शेयर कर रहा है वो हम बता सकते हैं। जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो शेयर कर रहे हैं पावर। यहाँ पे डिफरेंट और एक ट्रस्ट है और यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में पावर शेयरिंग हो रही है। एक ट्रस्ट के बीच में, एक प्रेशर ग्रुप के बीच में कह सकते हैं, और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, महाराष्ट्र में ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट वाज गिवन अ स्टेक इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट लेवल्स पे फेडरलिज्म वाला पावर शेयरिंग हुआ है। In which kind of the government are such power sharing arrangements possible? फेडरल सिस्टम और डेमोक्रेटिक होना ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पावर शेयरिंग हम देख रहे हैं प्रेशर ग्रुप और पीपल इन पावर के बीच में हो रहा है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा पावर शेयरिंग हो रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। पहले में हम देख रहे हैं लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट है वो पावर शेयर करिए प्रेशर ग्रुप्स के साथ, जो सिटीजन्स का एक कलेक्टिव है। दूसरे में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद द म्यूनिसिपल एंड विलेज पंचायत्स, विच मीन्स फेडरल सिस्टम, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रहा है। और ये पावर शेयरिंग वही पॉसिबल है जहां पे फेडरल एंड डेमोक्रेटिक सेटअप हो, ना कि सेंट्रलाइज्ड। So with that guys, we have actually finished the session today. हमने काफी सारे competency based questions आज कर लिए हैं। So congratulations, I'm sure that such kind of questions when come, अब वो long answer हो short answer हो, आप sure होगे कि आपको कैसे questions expect करना है, उनके लिए आपका approach क्या होगा, आप कैसे answer कर सकते हो। Correct? Now moving forward, a quick reminder, इम्बाइब का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिन तक अब फ्री नहीं है ये ऐप, जब तक है आपके बैच के लिए है। एन्जॉय इट एज मच एज पॉसिबल। वी आर कंडक्टिंग लाइव क्लासेस फॉर यू, स्पेशली फॉर बोर्ड्स। अभी मैराथन भी कंडक्ट हो रहा है,
तो इन मैराथन को आपने मिस नहीं करना है, बहुत इंटरैक्टिव तरीके से यहाँ पे जाकर के आपको कर लेना है रजिस्टर, सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ दीज. Plus you have a whole list of no videos filled up over here on the platform. Go ahead, explore it. These are beautifully curated animated videos which will help you a lot in enhancing your understanding. So just make sure to do that. And plus, at this very moment, one very important feature that is going to be very useful for you is going to be doubt resolution. So make sure that you get your doubts resolved and clarified. रेस्ट आपके पास एम्बाइब लेंस है, आपके पास अचीव जर्नी का ऑप्शन है, आप अपने पेरेंट्स को इस लर्निंग में जो है इन्वॉल्व भी कर सकते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी प्रैक्टिस एंड टेस्ट. ठीक है, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, डू मेक श्योर कि एक मॉक फुल टेस्ट जो है वो आप ले करके जा रहे हो एग्जाम के पहले प्रॉपर टाइमर के साथ. हमारे पास हमारे आप पे बहुत सारा अवेलेबल है. गो हैड एक्सप्लोर इट. जस्ट लास्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट एंड आपके बैच का भी 10th में एटलीस्ट लास्ट फ्यू डेज ही रह रहा है, वो एक्सप्लोर कर लो. यू हैव द वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, यू हैव द इम्बाइब लेंस, यू हैव द इम्बाइब ऐप हैविंग ऑल द सेशंस. एंड डाउट्स के लिए एज यू कैन सी, ये देखो यहाँ आप जैसे खोलोगे राइट में कॉर्नर पे क्लिक करते ही इट विल रीडायरेक्ट यू एंड पॉप अप द व्हाट्सएप चैट वेयर यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड. And if you have not already joined our Telegram channel, all the important information, all the details, all the updates are actually given over here. So just make sure that you get connected with us and are subscribed and are part of this channel. You have got nothing to lose, of course. हमारे पास QR कोड भी है और हमारे पास आपके लिए लिंक भी है. आप दोनों में से किसी भी चीज़ की मदद से इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को. ठीक है, so on that note, we are done with the session over here. Thank you so much for being over here and I hope it really helped you and was very, very useful for you. So with this, we have come to the end. I will see you guys soon. Till the next time, if you enjoyed the session, please do make sure to share it with your friends because competency based questions I'm sure will be helpful for everybody. Do not forget to hit the like button and subscribe to the channel if you have not. And do tell me in the comment section if you need any other assistance, any particular video before the exam. We'll be doing a marathon, a proper detailed full syllabus revision. But apart from that, अगर और भी कुछ है जो आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा. ठीक है, so thank you so much. Have a great day. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourself. All the very best for your preparation. मिलते हैं बहुत जल्द. Till the next time, stay tuned and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.